हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 4, न्यू बिल्डिंग्स, सिटीज एंड स्टेट्स। तो अभी तक हमने क्लास 7 के 3 चैप्टर्स देख लिए। वो तीनों ही चैप्टर बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से चैनल पे अपलोडेड है, उनके क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोडेड है। आई होप आपने वो सारे वीडियोस देख लिए और आपको सारी चीजें समझ आ गई। और अगर कोई चीज मिस हो गई या फिर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू अगेन और आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन दैट अगेन। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर, क्लास 7 का चैप्टर 4, न्यू बिगनिंग्स एंड सिटीज एंड स्टेट्स। तो जो चैप्टर कह रहा है न्यू बिगनिंग्स, सिटीज एंड स्टेट्स, तो हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे शुरुआत हुई सिटीज एंड स्टेट्स। वैसे इससे रिलेटेड एक चैप्टर आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था जिसमें आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। कैसे हमारी जो सेटलमेंट स्टार्ट हुआ था, पहले सब हंटर गैदरर से, उसके बाद कैसे सेटलमेंट स्टार्ट हुआ, लोगों ने टाउन्स बनाए और उस टाउन्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो बहुत हद तक ये चैप्टर उसी से रिलेटेड है, मतलब जो टाउन्स के फीचर्स आपने वहां पढ़े थे वो आप यहाँ पढ़ेंगे, तो काफी चीजें कोरिलेट होने वाली है। और अगर वो चैप्टर अच्छे से क्लियर था तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, और अगर नहीं भी था तो फिर भी यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बहुत बेसिक है, कुछ भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। आई होप यू विल एंजॉय द चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपकी बुक में कोट दे रखा है, कौटिल्य अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक हमारी हिस्टोरिकल टेक्स्ट है जिसमें हमें कौटिल्य, आप जानते होंगे कौटिल्य के, इसके इनके ऊपर काफी शोज भी हैं और आपने इनके बारे में सुना भी होगा। लाइक ही वॉज वेरी स्मार्ट पर्सन, और लाइक कैसे एक स्टेट को गवर्न करते हैं उनके ऊपर उन्होंने काफी बातें बताई हैं जिससे एक स्ट्रॉन्ग रूलर बनाया जा सकता है। तो उनका ये कोट है, द किंगडम शैल बी प्रोटेक्टेड बाय फोर्टिफाइंग द कैपिटल एंड द टाउन्स एट द फ्रंटियर्स। तो ये बताते हैं कि किंगडम्स को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। फोर्टिफाइंग मतलब फोर्ट्स बनाने से। फोर्टिफाइंग द कैपिटल, आपको पता है कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी किंगडम की। तो अगर आप उसको फोर्टिफाइड करते हैं और उसके जो टाउन्स हैं उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं एट द फ्रंटियर्स। फ्रंटियर्स मतलब स्टार्टिंग में अगर आप लाइक आपने नोटिस किया हो, अगर पुराने टाउन्स को देखते हो तो बहुत बैरिकेटिंग हो रखी होती है, लाइक एक ऐसे, लाइक एक काइंड ऑफ बैरिकेटिंग हो रखी होती है, उसके बीच में यहाँ टाउन होता है आपका। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग किंगडम बनाना है तो आपको एक फोर्टिफिकेशन करनी होगी। ये पहले तो फोर्ट्स बनाइए, ताकि एक तो आपको पता पुराने जमाने के फोर्ट्स कैसे होते थे, बहुत ज्यादा हाइट पे होते थे और उनकी वॉल्स इतनी ऊंची होती थी ताकि जो किंगडम है, किंगडम के जो रूलर्स है या इम्पोर्टेंट पीपल है वो प्रोटेक्टेड रह सके। The land should not only be capable of sustaining the population but also outsiders in times of calamities. अब ये कह रहे हैं जो आपका लैंड है इतना पावरफुल होना चाहिए कि सिर्फ आप अपने लोगों को नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे, बल्कि जो बाहर से लोग आते हैं डिफिकल्ट टाइम्स में आप उनको भी प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। उनको भी वो कहते हैं कि आप शेल्टर दे पा रहे हैं उनको, और उनको अच्छा से मतलब कि ट्रीटमेंट मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपकी खुद की कंडीशन खराब है और कोई और बाहर से आपसे हेल्प मांग रहा है, आप उनकी भी हेल्प नहीं कर पा रहे। बल्कि वो बताते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग किंगडम तभी है अगर आप इतने सेल्फ सफिशिएंट है, ताकि अगर कोई भी आता है मुश्किल में आपसे हेल्प मांगता है तो यू आर वेरी मच कैपेबल कि आप उनकी हेल्प कर पा रहे हैं। It should be beautiful, being endowed with cultivable land, mines, timber forest, elephant forest, and bush pastures rich in cattle. तो कह रहे हैं कि बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए, बहुत सिस्टमैटिक होना चाहिए, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। आपकी जो लैंड है वो बहुत ज्यादा अच्छे होने चाहिए, कल्टिवेबल होने चाहिए, लैंड माइंस होनी चाहिए वहां पे, क्योंकि माइंस से क्या है आपको मिनरल्स मिलेंगे। टिम्बर फॉरेस्ट होने चाहिए, टिम्बर की लकड़ी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। एंड एलिफेंट फॉरेस्ट, पुराने जमाने में जो एलिफेंट्स होते थे, हॉर्सेस होते थे, वो बहुत ज्यादा आर्मी में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था, तो वो सब होते हैं। एंड गुड पास्चर्स रिच इन कैटल, तो जो भी आपके जो अच्छा पास्चर्स होने चाहिए, कैटल्स होने चाहिए, लाइक जैसे शीप्स वगैरह होती हैं, हॉर्सेस वगैरह होती है, जो भी हमारे जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते थे, काउ बफेलो, ये सब अच्छी क्वांटिटी में होने चाहिए आपके किंगडम में। इट शुड नॉट डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर वाटर। फॉर एग्जाम्पल कि हमें सिर्फ रेन पे डिपेंड नहीं होना। यू नो वाटर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी सर्वाइवल के लिए। हमें लास्ट फ्यू चैप्टर्स में वाटर की, रेन की बहुत अच्छे से रोल पढ़ा है, क्या इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में उसका। तो हमने बहुत सारी चीजें उसके बारे में पढ़ी। तो ये वही कह रहा है कि हम सिर्फ रेन पे रिलाई नहीं कर सकते। यू नेवर नो कब आपको अच्छी रेन मिल रही है, कब अच्छी रेन नहीं मिल रही, कब ज्यादा रेन हो गई कि फ्लड के चांसेस बन जाते हैं। तो वो कह रहे हैं हमें सिर्फ रेन पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके पास ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए जहां से आप वाटर के सोर्सेस बना सकें।
It should have good roads and waterways. अच्छे roads होने चाहिए, waterways होने चाहिए. It should have a productive economy with a wide variety of commodities. तो कह रहे हैं अच्छी इकोनॉमी होनी चाहिए आपकी और आपके पास बहुत ज्यादा वेराइटी ऑफ कमोडिटीज होनी चाहिए सो दैट यू आर सेल्फ सफिशिएंट. आई होप आपको जो भी कोट है कौटिल्य का उसका जो भी जिस्ट है वो अच्छे से समझ आ गया एंड इसी से आपका हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. काफी अच्छी बातें बताई कौटिल्य ने कि एक स्टेट की या एक सिटी की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. अगर आप इसमें से भी अगर ये पॉइंटर्स लिख के आते हैं एग्जाम में क्योंकि एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ अ गुड सिटी और अ कैपेबल सिटी, तो आप ये पॉइंट्स इसमें मेंशन कर सकते हैं और आप कोट भी कर सकते हैं कि कैसे कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी ये पॉइंट्स मेंशन किए. देखिए कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो आज के टाइम से अगर आप कंपेयर करें तो कितना पुराना है. उसके बावजूद उनको इतनी अच्छी नॉलेज थी. तो देखिए हम कह सकते हैं कि उस टाइम के लोग भी कितने ज्यादा सिविलाइज अच्छे से थे और कितनी ज्यादा उनका स्ट्रक्चर था, कितनी थिंकिंग एडवांस थी. अगर आप इसको मॉडर्न स्टेट में या आज के कंटेम्प्रेरी टाइम्स में करंट के टाइम्स में भी अप्लाई करें तो अगर हम देखेंगे तो हमारी गवर्नमेंट भी यही फॉलो करना चाहती है. हम भी यही हर एक डेवलप्ड स्टेट यही फॉलो करना चाहता है बिकॉज ये जो फीचर्स है बहुत ज्यादा जेनरिक है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इनकी जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि यही एक अच्छे स्टेट को एक अच्छी सिटी को बनाने में हेल्पफुल होते हैं. तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं इस कोड का मतलब तो अकॉर्डिंग टू Kautilya, a strong kingdom should not only have military protection but also enough natural resources to support people in normal times and during emergency. तो आई होप ये कोट जो भी था आपको समझ आ गया है कोट अच्छे से. एंड नाउ द चैप्टर स्टार्ट्स विद सम ऑफ द क्वेश्चंस. लाइक एवरी चैप्टर वी हैव सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट वी लर्न इन द एंटायर चैप्टर. सो यहाँ पे है सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया. अब ये सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया क्या है. आपने क्लास 6 में जब हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा था तो ये आपको बताया गया था कि वो था फर्स्ट अर्बनाइजेशन. सो नाउ हम पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद क्या हुआ था. तो उसके बाद जो सिविलाइजेशन जो अर्बनाइजेशन है उसको बोलते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन. Second urbanization refers to the growth of new cities in India around 600 BCE after the decline of हड़प्पन सिविलाइजेशन. सॉरी थोड़ा सा मिसिंग है यहाँ पे. Why is it called second? अब बताइए सेकंड क्यों बोलते हैं. अभी मैंने आपको रीजन बताया क्योंकि फर्स्ट अर्बनाइजेशन वॉज cities of Indus Valley civilization and second urbanization is rise of cities again in Ganga plains. तो गंगा प्लेन्स हमने जोग्राफिकल फीचर्स जब पढ़े थे चैप्टर 1 में हमें अच्छे से पता है गंगा प्लेन्स कहाँ पे हैं. तो पहले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जहाँ पे हमारी इंडस रिवर्स थी. सपोज दिस इज आवर मैप. यहाँ पे थी हमारी फर्स्ट सिविलाइजेशन इंडस रिवर के पास. बट अब जो है वो गंगा प्लेन्स में, गैंगेटिक प्लेन्स में, फुट हिल्स ऑफ हिमालय के पास जो हमारे प्लेन्स थे जो कि बहुत ज्यादा फर्टाइल है वहां पे सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई अराउंड 600 BC. अभी हम टाइमलाइन के थ्रू भी समझेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीजें. तो वहां पे जो अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ उसको बोलते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन. देन रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ सिटीज. क्या रीजन था अचानक से वहां पे सिटीज का डेवलपमेंट का. फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपैंडेड, मोर लैंड क्लियर्ड फॉर फार्मिंग. ज्यादा लैंड मिला वहां पे. एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड आपको पता है गैंगेटिक प्लेन्स में तो अच्छी सुटेबल कंडीशंस मिली तो लोग वहां सेटल होने लगे. आयरन टूल्स यूज्ड. आयरन टूल्स यूज होने लगे थे जो कि हेल्प करते थे फॉरेस्ट कट करने में एंड इम्प्रूव फार्मिंग. फार्मिंग के लिए काफी टूल्स उन्होंने बनाए थे. सरप्लस फूड. फूड की बहुत ज्यादा जब आपका एग्रीकल्चर अच्छा है तो फूड की भी क्वांटिटी बहुत अच्छी हो जाती है. एक्स्ट्रा फूड सपोर्टेड ट्रेडर्स, क्राफ्ट्समैन एंड रूलर्स. ट्रेड इंक्रीज. अब now that you have so much in quantity you can trade with other cities and countries. तो ट्रेड इंक्रीज हो गया आपका. मार्केट एंड टाउन ग्रो हो गए. रिवर वैली. तो सिटीज डेवलप नियर रिवर ड्यू टू वाटर, फर्टाइल सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट. आई होप हमको ये पॉइंट बहुत अच्छे से पता है कि हम क्यों रिवर्स के पास सेटल होते थे क्योंकि एक तो बहुत अच्छा सोर्स ऑफ वाटर है प्लस वो हमें और भी चीजें में हेल्प करते हैं जैसे फर्टाइल सॉइल और ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं. इन अर्लियर टाइम्स वी यूज्ड टू ट्रैवल थ्रू वाटर. हम वाटर बेस का बहुत इस्तेमाल करते थे. अभी ये मैं आपको जिस्ट दे रही हूँ. अगेन विल स्टार्ट अ चैप्टर. हम बहुत डिटेल में चीजें देखने वाले हैं. तो अभी मैं आपको एक आइडिया देने वाली हूँ कि हम पढ़ने क्या वाले हैं चैप्टर में ताकि बहुत हद तक चैप्टर पहले क्लियर हो जाए ताकि जब हम अच्छी बातें करें या फिर डिटेल में घुसो तो आपको बहुत इजीली सब कुछ समझ आ जाए, कुछ भी हैवी ना लगे. नेक्स्ट टॉपिक इज जनपदास एंड महाजनपदास. तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे. आई होप थोड़ा बहुत आपने सुना होगा पहले भी. जनपदा. अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करें
जना एंड पदा। जना मीन्स पीपल, आपने क्लास 6 में जब पढ़ा था तो उसमें एक वर्ड मेंशन था, जना मतलब पीपल, एंड पदा मीन्स फुट होल्ड और प्लेस। तो इट इज लाइक कि वेयर पीपल स्टार्टेड सेटलमेंट, जहाँ पे लोग अपना सेटलमेंट या फिर जहाँ पे वो रुक जाते थे तो वो उनका एक सेटलमेंट क्रिएट हो जाता था, वो वहां पे रहने लगते थे। जनपदा मीन्स द टेरिटरी वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल सेटल एंड एस्टेब्लिश कंट्रोल, जहाँ पे वो सेटल हो जाते थे और कंट्रोल बना लेते थे कि भाई अब तो ये एरिया हमारा है, हम ही यहाँ पे रहेंगे। तो अगर हम जनपदा के फीचर्स के बारे में बात करते हैं, ये स्मॉल किंगडम्स होते थे जैसे छोटे स्टेट्स। एग्रीकल्चर बेस्ड सेटलमेंट होता था कि जहाँ पे अच्छी एग्रीकल्चर की कंडीशन से वहाँ पे सेटल हो जाते थे। रूल्ड बाय लोकल चीफ्स और किंग, इनका खुद का कोई लोकल चीफ होता था जिनको ये सिलेक्ट करते थे, या फिर किंग होता था, वो उनको रूल करता था। एंड महाजनपदास, अगर आप महाजनपदास के बारे में बात करें तो महा मतलब ग्रेट, लार्ज एंड मोर पावरफुल जनपदास बिकेम महाजनपदास। तो ये जो आपके जनपदास थे उन्हीं में से जो पावरफुल, ज्यादा पावरफुल जनपदास थे उन्हीं में से आपके महाजनपदास बने। देयर वर 16 महाजनपदास इन एंशिएंट इंडिया। तो जैसे कि जनपदास था आपके बहुत सारे थे, तो उसमें से 16 पावरफुल जनपदास निकले जिनको आप महाजनपदास कहते हैं। कुछ के नाम है मगध, कोसाला, अवंती एंड बस्सा। तो 16 नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ इंपॉर्टेंट नाम याद रख सकते हैं ताकि आप एग्जाम्पल्स दे सकें। अगर इनकी इंपॉर्टेंस की बात करें महाजनपदा की, तो बिगनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल स्टेट्स, अच्छे से पॉलिटिकल सिस्टम जो इनका था बहुत ज्यादा प्रिसाइज हो गया था। टैक्स कलेक्शन स्टार्ट हो गया था। परमानेंट आर्मीज मेंटेन, अब ये आर्मीज मेंटेन करने लगे थे क्योंकि अब इनकी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज हो गई थी जिनको ये प्रोटेक्ट करना चाहते थे। कैपिटल्स एस्टेब्लिश्ड, इनकी खुद की कैपिटल्स होती थी। बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, इन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस पे बहुत काम किया। नाउ वी विल सी अबाउट कैपिटल्स एंड फोर्टिफिकेशन। अभी हमने पढ़ा कैपिटल एंड फोर्टिफिकेशन का रूल। तो अ कैपिटल सिटी वाज द मेन सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट। कैपिटल सिटी क्या होती थी? एक ऐसी जगह होती थी उनकी टेरिटरी में जहां से सारे एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के सारे काम हुआ करते थे, जहाँ पे मेनली जो रूलर होता था वो रिजाइड करता था, वो वहां पे रहते थे। वहां से सारे आपके लॉस पास हो रहे होते हैं, सारे जो भी डिसीजन लिए जा रहे होते हैं इंपॉर्टेंट, वो आपकी कैपिटल सिटी में होते थे। तो कैपिटल सिटी किसी भी टेरिटरी की बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, तो उसको प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी होता था। तो इसलिए वहां पे फोर्टिफिकेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। एग्जाम्पल, राजागिरिया इन राजगीर, आज के टाइम पे इसको राजगीर कहते हैं, वो कैपिटल ऑफ मगध। तो मगध एक बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद थी, उसकी जो कैपिटल वो उसकी उसमें जो राजगीर रहती है, राजगीर थी, वो मगध की कैपिटल थी। तो फोर्टिफिकेशन मतलब, फोर्टिफिकेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग सिटीज विद वॉल्स, गेट्स एंड। जब हम फोर्टिफिकेशन करते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं? वॉल्स बना सकते हैं, गेट्स बना सकते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े, एंड फोर्ट्स। पर्पस क्या होता था? प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमल अटैक्स एंड सेफ्टी ड्यूरिंग वॉर्स। रिसोर्सेज नीडेड फॉर अ स्ट्रॉन्ग किंगडम, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होते हैं आपको एक स्ट्रॉन्ग किंगडम के लिए? अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, किंगडम शुड हैव कल्टिवेबल लैंड्स। जो हमने पढ़े अभी उनकी कोट, उसी में से मैंने आपको ये आंसर्स लिखे। कल्टिवेबल लैंड्स, इनफ फूड प्रोडक्शन, माइंस, मेटल्स एंड मिनरल्स, टिम्बर फॉरेस्ट, वुड फॉर टूल्स एंड बिल्डिंग्स। आपके पास अच्छी लकड़ी होनी चाहिए, वुड होना चाहिए ताकि आप अच्छी टूल्स बना सके, अच्छी बिल्डिंग में इस्तेमाल कर सके उन्हें। एलिफेंट फॉरेस्ट मीन्स एलिफेंट फॉर वॉरफेयर्स, पैस्चर्स, ग्रेजिंग लैंड फॉर कैटल, अगर कैटल है तो उनके लिए भी पैस्चर होना चाहिए। वाटर रिसोर्सेज जैसे कि रिवर, पॉन्ड्स, वेल्स, एंड नॉट डिपेंड ओनली ऑन रेन, आप सिर्फ रेन पे नहीं रिलाई कर सकते। रोड एंड वाटरवेज, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, these resources made kingdoms economically and militarily strong। तो ये जो कौटिल्य ने बोले थे मैंने उसी में से पॉइंट लिखे हैं। अगर आपके भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख के आ सकते हैं। एंड मोर देन सफिशिएंट है, बहुत अच्छा और बहुत वेराइटी ऑफ लाइक पॉइंट्स कवर करता है। इनको ही आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में और एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे मगध के बारे में। मोस्ट पावरफुल महाजनपदा है ये, जिसकी कैपिटल है राजगीर, और पुराने टाइम पे इसको बोलते थे राजागृह। लेटर शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, पहले कैपिटल राजगीर थी, फिर वो शिफ्ट हो गई पाटलिपुत्र। कैपिटल चेंज होती रहती है। आई होप आपको ये बात पता है कि कैपिटल्स बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस और पर्सनल रीजंस वो कैपिटल चेंज हो जाती है, तो इसलिए पहले राजगीर थे फिर पाटलिपुत्र हो गई। एंड व्हाई डिड मगध बिकम सो पावरफुल? अब हमने पढ़ा कि 16 महाजन बताते हैं, उसमें से मगध इतनी पावरफुल कैसे हो गई? हम उसके रीजंस को डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि फर्टाइल लैंड थे फॉर एग्रीकल्चर, rich iron deposits, forest resources, rivers for transport, and strong rulers. Due to these advantages, Magad became the most powerful kingdom among Mahajanpadas.
तो महाजनपदास का ये जो शॉर्ट में मैंने आपको पॉइंट्स लिख दिए पहले से, तो आपको पहले ही आइडिया होगा कि मगध की इम्पोर्टेंस और इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया वो। सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे हम। मोनार्की क्या होती है? रूल बाय अ सिंगल किंग। मोनार्की आपको आइडिया होगा, मतलब सिर्फ एक सिंगल किंग होता है। पोजीशन यूजली हेरिडिटी, मतलब जैसे कि अगर कोई राजा है तो उसका जो बेटा होगा वो ही राजा बनेगा, और फिर उसका बेटा होगा तो वो राजा बनेगा। ऐसा नहीं है कि अगर सिटी में कोई बहुत ही ज्यादा केपेबल इंसान है जो शायद जो राजा है उससे भी ज्यादा अच्छे से किंगडम को संभाल सकता है, पर क्योंकि मोनार्की है तो हम नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे, हम सिर्फ राजा के बेटे को ही राजा बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप मोनार्की क्या है उसका आइडिया आपको है। एंड कलेक्टेड टैक्सेस, मेंटेन आर्मी एंड प्रोटेक्टेड किंगडम। तो मोनार्की किंगडम में क्या क्या होते हैं, ये सारे उसके फीचर्स हैं। एंड देन गना या फिर संघ, आपने क्लास 6 में भी इसके बारे में पढ़ा है कि गना या संघ क्या होते हैं। रूल बाय अ ग्रुप और असेंबली नॉट बाय वन के, मतलब ये एक असेंबली टाइप होती थी या फिर एक काउंसिल होती थी जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूजली एल्डर्स लोग आते थे एंड दे यूज्ड टू डिस्कस कि क्या हमें अपनी टेरिटरी के लिए क्या डिसीजन लेने चाहिए। और अगर कोई रूलर भी होता था तो ये जो संघ होती थी ये उनको भी गाइड करती थी, उनको हेल्प करती थी कोई भी डिसीजन लेने में। अगर उनको कोई दिक्कत आ रही होती, यूजुअली ये एक टाइप ऑफ डिस्कशन में हेल्प करते थे ताकि एक अच्छे रूल्स, और क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते थे अपने लोकल पीपल से, तो ये अच्छे डिसीजन में हेल्प करते थे। फीचर्स अगर आप बात की जाए तो डिसीजन टेकन कलेक्टिवली, डिस्कशन एंड मीटिंग्स हेल्ड सिमिलर टू एन अर्ली रिपब्लिक सिस्टम। तो रिपब्लिक सिस्टम में भी तो यही होता है कि आप जो सिटीजन्स होते हैं उनकी बात सुनते हैं। जैसे कि इंडिया इज ऑल्सो रिपब्लिक कंट्री, आप अपने सिटीजन्स की व्यूज लेते हैं, थॉट्स लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी तो हमारे पास डेमोक्रेसी है और रिप्रेजेंटेशन है, तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं जो हमारे बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं आगे। तो ये सब एक काइंड ऑफ उसी का एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द थे कि कैसे समय से पहले, मतलब कि बहुत आज के टाइम से पहले ये था, फिर इस सिस्टम में चेंजेस आए। तो हम जो आज गवर्नेंस देख रहे हैं, आज जो सिस्टम देख रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए वो हमें देखने को मिलते हैं। एंड वन थिंग जो कि बच्चों को बहुत डाउट होता है, तो मैं सोच रही हूँ यही क्लियर कर दूं कि गवर्नेंस, हम यहाँ बात कर रहे हैं गवर्नेंस, बच्चे गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट, दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट। तो गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। गवर्नेंस एक सिस्टम को कहते हैं, जो कि एक सिस्टम है जिसमें आप कैसे रूल्स बनाते हैं, कैसे गाइड करते हैं अपनी सिटीजन्स को, कैसे उनकी डिमांड्स को और उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। एक काइंड ऑफ सिस्टम को आप कहते हैं गवर्नेंस। एंड गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट इज द बॉडी ऑफ पीपल, उन लोगों का ग्रुप है जो कि इन सब चीजों में हेल्प करते हैं। अब सब लोग तो कर नहीं सकते, तो वी सिलेक्ट सम पीपल जो हमारे बेसिस पे हमारे लिए डिसीजंस ले सके। तो उस बॉडी ऑफ पीपल को क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट। एंड गवर्नेंस इज अ सिस्टम। ओके, आई होप ये डिफरेंस क्लियर कि हम बार बार गवर्नेंस वर्ड यूज करने वाले हैं चैप्टर में, तो कंफ्यूज मत होना। कीवर्ड्स जो कि आपको पता होने चाहिए। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्रोथ ऑफ सिटीज। जब भी सिटीज का ग्रोथ होने लगता है किसी एरिया में, तो वी विल से कि अब ये जगह अर्बनाइज्ड हो। जनपदा क्या थे? स्मॉल टेरिटोरियल स्टेट, छोटी छोटी जगह थी जो टेरिटरीज थी, उन्होंने अपना पीपल ने सेटलमेंट स्टार्ट कर दिया था छोटी छोटी जगह पे। उन्होंने क्या दिया था कि ये टेरिटरी तो हमारी, तो उसको हम जनपदा कहते थे। महाजनपदा लार्ज किंगडम, वो जो किंगडम्स जनपदा वो आपस में मर्ज हुए या फिर वो और भी ज्यादा डेवलप हुए और भी ज्यादा उन्होंने एक्सपैंड किया, तब जाके वो महाजनपदा बने। फोर्टिफिकेशन मतलब प्रोटेक्टिंग सिटी विद वॉल्स एंड फोर्ट्स। मोनार्की रूल बाय किंग। गणना और संगम मीन्स असेंबली बेस्ड। तो चैप्टर के मेन बिग क्वेश्चन है, व्हाट इज सेकेंड अर्बनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ न्यू सिटीज इन इंडिया अराउंड 600 BC आफ्टर डिक्लाइन ऑफ इंडस सिटीज। व्हाई वर जनपदास एंड महाजनपदास इंपॉर्टेंट? Because they led to organized states, taxation, armies, capitals, and stronger governance. What system of governance evolved? कौन से जो सिस्टम थे गवर्नेंस के वो इवॉल्व हुए थे? ये तो मोनार्की एंड गणा एंड संघ। सो नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर। अभी तक हमने देख लिया और होपफुली वी हैव कवर्ड द चैप्टर इन दिस इंट्रोडक्शन ओनली, लेकिन स्टिल वी विल स्टार्ट द चैप्टर एंड गो इनटू डिटेल्स कि और भी क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है। We will start with second urbanization of India. तो सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका डिक्लाइन ऑफ द फर्स्ट अर्बनाइजेशन। सेकेंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुई क्योंकि आपकी जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन थी उसमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। इन द अर्ली सेकेंड मिलेनियम BCE, सेकेंड मिलेनियम
Millennium means time period of housing. I hope you have this idea. In the early 2nd millennium BC, after 2000 BCE, the Indus Valley civilization, also called the Harappan or Sindhu Saraswati civilization, began to decline. तो क्या होता है? Starting of the 2nd millennium BC, तो 2nd millennium BC जो आपका टाइम पीरियड होता है, तो हमें पता है बीसी का टाइम पीरियड कैसे चलता है। तो जो आपकी स्टार्टिंग थी 2nd मिलेनियम बीसी की, उसमें क्या होता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें आपको डिक्लाइन देखने को मिलता है। एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन को और क्या बोलते थे? हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। तो व्हाट हैपेंड आफ्टर इट्स डिक्लाइन? तो क्या हुआ उसके डिक्लाइन के बाद? मेनी सिटीज वर अबेंडेंड, काफी सिटीज को लोग छोड़ के चले गए। सम पीपल कंटिन्यूड लिविंग देयर बट इन रूरल और विलेज लाइफस्टाइल। तो कुछ लोग जो रह गए थे वो या तो रूरल लाइफस्टाइल फॉलो करने लगे थे या फिर विलेज लाइफस्टाइल में रहने लगे थे। वैसे तो काफी लोग उस जगह को छोड़ के चले गए। अर्बन लाइफ डिसअपियर्ड फॉर नियरली 1000 years इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो जो अर्बन तरीके से जो हम लोग जीते थे वो नियरली 1000 years तक ये जो लाइफस्टाइल था वो डिसअपियर हो गया था। तो अगर आपने पढ़ा था क्लास 6 में चैप्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो उसमें रीजन लिखा हुआ था कि क्यों डिक्लाइन हुआ था हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन। काफी लोग कहते थे कि दूसरी जो लोग थे उन्होंने उस पर लूट कर ली, लूट के चले गए थे, या फिर फ्लड आ गए थे, या फिर कोई डिजास्टर आ गया था जिसकी वजह से लोगों को छोड़ना पड़ गया था वो जगह। तो ऐसा क्या रीजन था वो तो क्लियर नहीं है, बट कुछ अजम्पशंस हैं जो हमारे हिस्टोरियंस ने मेंशन किए हैं, जो हमने क्लास 6 में देखे थे। तो क्या होता है कि जब हमारी इसमें डिक्लाइन आता है तो ऑलमोस्ट 1000 years तक आपको कोई अर्बनाइजेशन नहीं दिखता इंडिया में। एंड उसके बाद ही 1000 years, वो जो कितना बड़ा टाइम पीरियड है, आपको अर्बनाइजेशन देखने को नहीं मिल रही। उसके बाद जाके सेकेंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट होता है। नाउ हम पढ़ेंगे कि फीचर्स ऑफ हड़प्पन अर्बन लाइफ दैट डिसअपीयर्ड। क्या फीचर्स थे हमारे हड़प्पन अर्बन लाइफ के जो कि डिसअपीयर्ड हो गए? वैसे तो हमें पता है, लेकिन हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। द ऑर्गेनाइज्ड अर्बन सिस्टम ब्रोक डाउन। हमें पता है हड़प्पन सिटीज जो थी वो कितनी ज्यादा ऑर्गेनाइज थी, कैसे एक अपर पार्ट पे उनका जो मेन रूल होता था एंड लोअर पार्ट पे कॉमन पीपल रहते थे। और मतलब बहुत अच्छे से सिटी रेक्टेंगुलर ऐसे डिजाइन की गई थी, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, सब कुछ वहां पे कितना वेल मैनर्ड और वेल प्लान्ड था। हमने सारे फीचर्स पढ़े थे। तो लार्ज एंड प्राइवेट एंड पब्लिक बिल्डिंग्स देखने को मिलती थी हमें वहां पे, जैसे ग्रेट बाथ, पब्लिक बाथ था आपका। प्लान स्ट्रीट्स एंड बिजी मार्केट्स देखने को मिले थे हमें। स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन जैसे मेटल मिल्स, पॉटर्स, वीवर्स, बिल्डर्स एंड क्राफ्ट पीपल। हमें वहां पे राइटिंग सिस्टम भी देखने को मिला था। सैनिटेशन एंड ड्रेनेज सिस्टम भी देखने को मिला था। एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूलिंग अथॉरिटी। विद द कोलैप्स ऑफ दीज फीचर्स सिटीज लाइफ डिक्लाइन। जब ये फीचर्स में आपको डिक्लाइन देखने को मिलता है तो जो सिटी लाइफ है उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिलता है आपको। तो उसके बाद क्या हुआ? लोगों ने रूरल तरीके से रहना स्टार्ट कर दिया। रीजनल कल्चर्स कंटिन्यूड। इवन दो लास्ट सिटीज डिसअपेयर्ड, कुछ हमारी सिटीज तो डिसअपेयर हो गई थी लेकिन जो रीजनल कल्चर थे वो स्टिल एग्जिस्ट कर रहे थे इंडिया में। स्मॉल सेटलमेंट्स एंड अ फ्यू टाउन्स मे हैव सर्वाइव्ड इन नॉर्थ इंडिया। ऐसे कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में कुछ टाउन्स रह गए थे जो कि सर्वाइव कर गए। उसके बाद स्टार्ट होती है, जैसे आपका डिक्लाइन होता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, आपकी स्टार्ट होती है बिगनिंग ऑफ द सेकेंड अर्बनाइजेशन। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट मिलेनियम बीसी में आपको देखने को मिलता है न्यू फेज ऑफ अर्बनाइजेशन स्टार्टेड। आई होप यू नो कैसे चलती है हमारी टाइमलाइन। जैसे कि यहाँ पे 2000 है तो यहाँ पे आपकी 1000 है एंड इसके सो ऑन 3000। तो हम बीसी देख रहे हैं तो ये इस साइड से स्टार्ट होती है। During the first millennium BC, a new phase of urbanization started. Areas where cities grew. Urbanization मतलब cities जहाँ पे आपको देखने को मिलती है, जैसे कि गंगा प्लेन्स पे, वहां पे पहले तो इंडस एंड सिंधु बेसिन में भी देखने को मिलती थी बहुत ज्यादा, जहाँ पे आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। पर इस टाइम पे भी सेकेंड अर्बनाइजेशन में भी कुछ सिटीज आपको इंडस एंड सिंधु बेसिन में देखने को मिली है। नियर बाय रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और सब कॉन्टिनेंट के पास भी कुछ जगहों पे आपको अर्बनाइजेशन देखने को मिला। दिस अर्बन ग्रोथ ग्रेजुअली स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब जो अर्बनाइजेशन देखने को मिली है आपको सेकेंड फेज में, वो और भी ज्यादा धीरे धीरे फैलने लगे। आप देखो ये हमारी कौन सी बेल्ट है? हिमालयन वाली। तो यहाँ पे हमारा क्या है? नॉर्थर्न प्लेन्स। द फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन्स हेल्प द महाजनपदा टू ग्रो एंड प्रॉस्पर। ये रीजन भी अभी हमने ऊपर डिस्कस किए थे कि कैसे महाजनपदा को हेल्प मिली थी। तो अब यहाँ पे आपको सेटलमेंट देखने को मिलता है ज्यादा से ज्यादा, सेकेंड अर्बनाइजेशन है। हाउ डू हिस्टोरियंस नो अबाउट दिस? आप हिस्टोरियंस को कैसे पता लगा?
हिस्टोरियंस यूज टू मेन सोर्सेज। उन्होंने, आपको पता है वो क्या करते हैं, हमें एग्जैक्ट रियलिटी तो पता चलती नहीं पास्ट में क्या होता, पर हम किस पे रिलाई करते हैं, सोर्सेज पे। जैसे कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशंस, रिमेन्स ऑफ एंशिएंट सिटीज डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन क्या होता है, लोग खुदाई करते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो खुदाई करते हैं, एंड वहां पे उनको मिले थे कुछ एंशिएंट सिटीज के रिमेन एंड एंशिएंट लिटरेचर। उनको कुछ एंशिएंट लिटरेचर मिला था। लिटरेचर क्या होता है, रिटन टेक्स्ट, रेफरेंसेस फाउंड इन लेट वैदिक टेक्स्ट, बुद्धिस्ट लिटरेचर, Jain literature. These texts describe towns, trades, rulers and urban life. तो इन लिटरेचर्स में भी हमें काफी सबूत मिलते हैं कि इस टाइम पे सिटीज डेवलप हुई थी। सेकेंड अर्बनाइजेशन, दिस न्यू ग्रोथ ऑफ सिटीज इज कॉल्ड इंडिया सेकेंड अर्बनाइजेशन। इट बिगेन अराउंड 600 BC। तो आपको याद रखना है कि सेकेंड अर्बनाइजेशन कब स्टार्ट हुआ था। अब कैसे याद रखेंगे मैम ऐसी डेट्स हमें, तो पहली बात तो BCE याद रखना है, बिफोर कॉमन एरा। एंड 600, देखो सेकेंड की तरह ये एस है, ये एस थोड़ा थोड़ा 6 की तरह दिख रहा है, एस को आप 6 बना सकते हैं, तो 600 BC याद रखना है ऐसे, ठीक है। इट बिगेन अराउंड 600 BCE and has continued till today. It marked the rise of cities, trade, kingdom, महाजनपदास, organized at सो सेकेंड अर्बनाइजेशन में आपको इन सब में काफी इंक्रीज देखने को मिलता है। तो की टर्म्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल वी विल रिवाइज अगेन। अर्बनाइजेशन मींस ग्रोथ ऑफ सिटीज। फर्स्ट अर्बनाइजेशन कब देखने को मिला था आपको, इन दिस वैली सिविलाइजेशन में। सेकेंड अर्बनाइजेशन, न्यू अर्बन ग्रोथ इन फर्स्ट मिलेनियम बीसी। फर्स्ट मिलेनियम बीसी में आपको देखने को मिला था। आर्कियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ पास्ट थ्रू मटेरियल रिमेन्स। आर्कियोलॉजी क्या होती है, जब आप पुराने टाइप के मटेरियल से, जो पुराने पास्ट के मटेरियल्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं, उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं। अगर हमको एक समरी की बात करें, अभी तक हमने क्या देखा, तो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन अर्बन लाइफ डिसअपेयर्ड। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में डिक्लाइन हुआ, आपके अर्बन लाइफ भी डिसअपेयर कर गई फॉर अबाउट 1000 ईयर्स। करीबन 1000 ईयर्स तक आपको कोई अर्बनाइजेशन देखने को नहीं मिला। लेटर ड्यूरिंग द फर्स्ट मिलेनियम BC, new cities emerged in the Ganga plains and nearby regions. This phase called the second urbanization is known through archaeology and ancient texts. तो हमने कैसे पता लगाया था, कैसे हिस्टोरियंस ने बताया, उन्होंने आर्कियोलॉजी का यूज किया था एंड एंशिएंट टेक्स्ट, जो कि क्या थे, हमारे वैदिक टेक्स्ट थे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, जैन टेक्स्ट थे। तो आप ये सब भी मेंशन कर सकते हैं। एक माइंड मैप देखते हैं ताकि हम रिवाइज कर सके अभी तक हमने क्या देखा। फर्स्ट अर्बनाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, cities declined after 2000 BCE. Urban features disappeared like buildings, streets and markets, writing, drainage system, administration. People shifted to village life. 1000 years with few towns. So हमने 1000 years गुजार दिए without much urbanization. And first millennium BC में फिर आपको new cities emerge हुई, mainly in Ganga plain. एंड देन आपको देखने को मिला सेकेंड अर्बनाइजेशन। क्या ग्रोथ हुई, ट्रेड, किंगडम्स, महाजनपदास, एडमिनिस्ट्रेशंस एंड अर्बन सेंटर्स। आई होप अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया बहुत सिंपल था, सब कुछ क्लियर है आपको। और अगर थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है तो एक और बार चैप्टर को गो थ्रू करना, आपको खुद ही समझ आने लगेगा। इट्स वेरी इजी चैप्टर। आगे देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, सो दैट आप अपने आप को टेस्ट कर सके कि अभी तक आपने जो भी पढ़ा वो आपको समझ आया कि नहीं। What is called the first urbanization of India? Answer: this is the Harappan civilization is called the first urbanization of India. So sorry, यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, तो इसको आप Harappan civilization का टाइम पीरियड मेंशन कर सकते हैं। What happened after the decline of the Harappan civilization? Many cities were abandoned and people shifted to village life. Name any two features of Harappan urban life. प्लांट, स्ट्रीट्स, ड्रेनेज सिस्टम, एंड आप और भी मेंशन कर सकते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग डिड अर्बन लाइफ मोस्टली डिसअपेयर इन इंडिया? फॉर नियरली 1000 years. In which region did the second urbanization mainly begin? In the Ganga plains. What is meant by second urbanization? Growth of new cities in India during the first millennium BC. Which sources tell us about second urbanization? Archaeological excavations and ancient literatures. You can give examples as well. Name the literary sources that mention new urban centers. Late Vedic, Buddhist and Jain literature. What is archaeology? Study of the past through material remains. What development took place during the second urbanization? Growth of cities, trade, kingdom and administration. So now we will move to the most important topic of the chapter, that is Janpadas and Mahajanpadas. तो कैसे राइज हुआ था हमारे जनपदास का? Towards the end of second millennium BC, regional cultures in North India slowly reorganized themselves. तो जैसे ही हमारा सेकेंड
मिलेनियम बीसी का एंड हो रहा था, तो आपकी सेकेंड मिलेनियम बीसी का एंड हो रहा था, तो क्या स्टार्ट हो रहा था, फर्स्ट मिलेनियम बीसी स्टार्ट हो रही थी, जिसमें हमें देखने को मिल रहा था कि माई अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो रही है। तो क्या हुआ, रीजनल कल्चर्स इन नॉर्थ इंडिया स्लोली रीऑर्गेनाइज देमसेल्फ। तो जो भी हमारा जो रीजनल कल्चर चल रहा था नॉर्थ इंडिया में, उसने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया। पीपल फॉर्म क्लैंस और ग्रुप्स, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में हमारे जहाँ पे गैंगटिंग प्लेन्स थे, वहां पे लोगों का सेटलमेंट बढ़ा, वहां पे हमारा अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है। तो अब क्या, लोग बढ़ गए, लोगों ने अपना ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया। पीपल फॉर्म क्लैंस और ग्रुप्स, ग्रुप्स को आप क्लैंस भी कहते हैं। शेयरिंग कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कस्टम। तो ये ग्रुप किस बेस पे बनते थे, या तो आपकी कॉमन लैंग्वेज हो या आप कॉमन कस्टम शेयर करते हो। तो और भी बहुत सारी कॉमन चीजें होती थी, लाइक अगर आप कॉमन ऑक्यूपेशन कर रहे तो आप उसके बेस पे ग्रुप बना लेते थे। तो बहुत सारी तरीके थे जिसमें हम क्लैंस या ग्रुप्स बनाते थे। ईच ग्रुप बिकेम कनेक्टेड टू अ टेरिटरी कॉल्ड अ जनपद। उसके बाद क्या होता था कि हर ग्रुप का एक टेरिटरी होने लगता था, कि अगर सपोज अगर हम ऑक्यूपेशन के बेस्ड पे लेते हैं, तो लाइक ये हो गया हमारा ब्लैक स्मिथ का एरिया, ये हमारा फार्मर्स का एरिया हो गया, क्राफ्ट्समैन का एरिया हो गया। तो अलग अलग एरियाज जो मीनिंग ऑफ जनपद, जनपदा मतलब फुट या प्लेस सेटल। पद का मतलब इवेंचुअली क्या होता है, पैर या फिर पद आपके। क्या कहना चाहते हैं, जहाँ पे लोगों ने अपने कदम रख दिए, जहाँ पे उन्होंने अपने पैर रख दिए, वहीं पे लोगों ने सेटलमेंट स्टार्ट कर दिया। उन जगहों को आप क्या बोलते हैं, जनपदा। प्लेस स्पीक वेयर पीपल हैव सेटल्ड। ईच जनपदा वाज रूल्ड बाय अ राजा। अब हर जनपदा का एक राजा हुआ करता था, जिसको वो किंग या रूलर कहते थे। कैसे देखने को मिलती है आपको ग्रोथ ऑफ जनपदा, तो अ ट्रेड नेटवर्क एक्सपैंडेड। जैसे कि आपका ट्रेड स्टार्ट हुआ, लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन करने लगे, एक दूसरे के साथ उनका कनेक्शन बैठने लगा, तो उससे आपको काफी ग्रोथ देखने को मिलती है। जनपदास बिकेम रिचर एंड स्ट्रॉन्गर, कनेक्शंस बिटवीन रीजन्स इंक्रीज्ड। By the 8th and 7th century BC, some Janpadas merged together to form larger states called Mahajanpada. तो 8th और 7th BC में क्या हुआ, हमने देखा 1000, ये हमारा 2000 BC, बीसी की लाइन है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा स्टार्ट हुआ था अर्बनाइजेशन की सेकेंड वेव, मतलब सेकेंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, सेकेंड। यहाँ पे आपका चल रहा होगा इसी के बीच में 900, 800, फिर 700, इसके बीच में भी बहुत सारी चीजें होंगी, तब 1000 आ। तो ऑलमोस्ट क्या हुआ, 8th एंड 7th सेंचुरी बीसी में अब जनपदास, पहले हमारा सेकेंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ, टाउन फ्रेमिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद लोगों ने अपनी टेरिटरी बनाना स्टार्ट किया था, उसको कहते हैं जनपदा। एंड जनपदा के बाद क्या होने लगे, जनपदास मर्ज टुगेदर टू फॉर्म लार्जर स्टेट्स, जिनको हम बोलते थे महाजनपदास। तो महाजनपदास का मीनिंग है महा मतलब ग्रेट, महाजनपदास वर लार्ज एंड पावरफुल किंगडम्स। एंशियंट टेक्स्ट मेंशन 6 महाजनपदास। तो अगर आप एंशियंट टेक्स्ट देखते हैं तो आपको 6 महाजनपदास मिलते हैं। दे स्ट्रेच फ्रॉम गंधारा नॉर्थ वेस्ट टू अंग ईस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट होते हैं एंड ईस्ट में जाओगे तो आपको अंग मिलेगा, टू अश्मका नियर द गोदावरी रिवर इन सेंट्रल इंडिया। तो अश्मका भी एक महाजनपद है जो आपको गोदावरी रिवर के पास मिलेगा सेंट्रल इंडिया। सम स्मॉलर जनपदास स्टिल रिमेन इंडिपेंडेंट। तो सारे जनपदास नहीं हुए थे मार्च, और ना ही एकदम महाजनपदास बने थे। कुछ जनपदास यूजुअली जैसे थे वैसे ही रहे, जनपदास बन के रहे, स्मॉल टेरिटरी बन के रहे। मोस्ट पावरफुल महाजनपदास थे आपके, द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट्स वर मगध, कोसाला, वस एंड अवंती। आपको मगध का नाम बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि मगध के ऊपर बहुत ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन कर रखा है। They became important political and economic centers. Now that ये वाली जो जगह है बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो चुकी है, इनका बड़ा टेरिटरी है, तो ये बहुत ही पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो चुके थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके थे। तो ये मैप आपकी बुक में दे रखा है, जिसमें काफी जो स्टार्टिंग एंड जो कि उन्होंने मेंशन किया था कि कैसे कैसे आपके महाजनपदास हैं, वो कि फ्रॉम गंधारा नॉर्थ वेस्ट टू अंग ईस्ट। अगर हम नॉर्थ वेस्ट देखते हैं तो यहाँ पे आपको गंधारा मिल रहा है एंड वेस्ट, एंड आपका अंग था ईस्ट में। तो अगर हम ईस्ट में जाए तो आपको अंग मिले। तो आप देख सकते हैं कितने ज्यादा महाजनपदास मेंशन है। तो यहाँ पे सारे महाजनपदा मेंशन है। अगर आपको उसमें से नाम याद हो जाते हैं वेल एंड गुड, और अगर नहीं याद होते तो आप कुछ इंपॉर्टेंट नाम याद रख सकते हैं, जैसे कि वत्साला, कोसाला एंड मगध वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी कैपिटल है राजगिरा, गंधारा। तो ये सारी चीजें तो आपको अच्छे से आनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैप ऑफ द 16 महाजनपदास, नोट
that their borders are approximate। यहाँ पे जो borders दे रखे हैं आपको, देखो आज की जो हमारी political boundaries है उसके बीच से approximate दे रखा है, क्योंकि अब के टाइम पे पहले की जो cities थी उनका कितना expand है वो ज्यादा हमें नहीं पता। अभी हम तो अपनी टेरिटरीज बना चुके हैं, लेकिन फिर भी हमने जो एंशियंट टेक्स्ट से आइडिया लगाया ये उसके बेसिस पे आपको दे रखा है। So these become important political and economic centers. Why are many महाजनपदास in the गंगा प्लेन्स? अगर आप देखें तो जो गंगा प्लेन का रीजन है, यहाँ पे कितने सारे महाजनपदास आपको देखने को मिल रहे हैं। तो क्यों है ऐसा? बिकॉज ऑफ फर्टाइल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर बहुत इंपॉर्टेंट, आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन में पढ़ा था, कौन सा जो मेटल था बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे, वो था कॉपर। एंड अब आपको सेकेंड सिविलाइजेशन में आयरन का रोल बहुत ज्यादा देखने को मिले। ये फर्स्ट सिविलाइजेशन में था एंड आयरन हमारा सेकेंड अर्बनाइजेशन में है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ग्रोथ ऑफ ट्रेड रूट्स में आपको बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। रिवर सिस्टम हेल्प ट्रांसपोर्ट। These factors help kingdoms grow prosperous and powerful. So सारी इन सब पॉइंट्स की वजह से सारी किंगडम्स बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस हो गए, बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए। एंड फिर उन्होंने क्या किया, कैपिटल्स बनाना शुरू कर दिए एंड फोर्टिफिकेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर कैपिटल सेफ। Most capitals were large cities, well fortified and protected by walls and moats. Moats क्या होता है? A deep wide ditch filled with water surrounding a fort or city for protection. So suppose this is your city, फोर्ट, दिस इज योर मेन फोर्ट, तो वो क्या करते थे, इसके आसपास बड़ी बड़ी ऐसे गड्ढे खोद देते थे जिसमें वाटर था। एंड टू रीच दिस फोर्ट यू हैव टू पास दिस रिवर, जो कि बहुत डीप हुआ करती थी, तो इसलिए काफी लोग तो पास ही नहीं कर पाते थे। अगर आपने रामायण सीरीज देखी हो तो उसमें भी जो लंका में जाते हैं रावण का, उसमें भी ऐसा फोर्ट दिखाया गया जिसमें वो बड़े बड़े अपने दरवाजे को नीचे करते हैं, फिर लोग अंदर पास करते थे। फीचर्स ऑफ फोर्टिफाइड सिटीज क्या होते हैं? रैम्पार्ट वॉल्स, नैरो गेटवेज, गार्ड्स चेकिंग मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स। तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्स देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा हाइट वाली वॉल्स देखने को मिलती है। एंड नैरो गेटवेज, जो आपका मेन डोर होता है वो बहुत ज्यादा नैरो होता है एज कंपेरिजन टू योर होल फोर्ट, ताकि बहुत कम लोग एक टाइम पे एंट्री कर सके, बहुत कम सामान एक टाइम पे एंट्री कर सके, जिसको आराम से सुपरवाइज करा जा सके और कोई भी गलत इंसान या फिर जो ऐसा होता है ना कि दूसरी कंट्री के स्पाइस वगैरह वो एंटर ना कर सकते, तो जो सिक्योरिटी है वो ऐसे मेंटेन की जाती थी। जो गार्ड्स होते थे वो सब चेक करते थे लोगों की मूवमेंट, गुड्स की मूवमेंट। दीज फीचर्स इंक्रीज सिक्योरिटी एंड डिफेंस। अब हम पढ़ेंगे एंशियंट कैपिटल्स स्टिल अलाइव टुडे। तो इनमें से जो कुछ एंशियंट कैपिटल्स है वो आज के टाइम में भी आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि महाजनपदा कैपिटल स्टिल एग्जिस्ट एज मॉडर्न इंडिया सिटीज टुडे। जो महाजनपदास की जो कैपिटल है वो आज भी आपको अपनी रियल लाइफ टाइम में, अभी करंट टाइम में भी ये कैपिटल्स देखने को मिल जाएंगे आपको। कुछ सिटीज में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, जैसे सम सिटीज आर नियरली 2500 ईयर ओल्ड। तो कुछ सिटीज तो इतनी ज्यादा पुरानी है, इनकी जो हिस्ट्री आप इतने टाइम पहले ट्रेस कर सकते हैं। अगर अभी हम माइंड मैप देखें जो हमने रिवाइज किया, रीजनल कल्चर्स इन नॉर्थ इंडिया में कुछ प्रोटेक्टेड रह गए थे, कुछ रह गए थे। तो पीपल फॉर्म क्लैंस एंड ग्रुप्स, कॉमन लैंग्वेज और कस्टम के बेस पे फॉर्मेशन हुआ इसकी वजह से जनपदास का, जो कि टेरिटोरियल स्टेट्स थे एंड जो कि रूल होते थे आपके राजा के थ्रू। ट्रेड नेटवर्क एक्सपैंड हुआ, जनपदा ग्रू स्ट्रॉन्गर, सम मर्ज टुगेदर। कुछ जनपदास मर्ज हुए अराउंड 8 to 7th सेंचुरी बीसी एंड उससे आपके बने महाजनपदास, जिसमें आपको 16 मेजर किंगडम्स पढ़ने एंड लास्ट फोर्टिफाइड कैपिटल्स थी उनकी विद मोट्स। मोट्स आपको पता है वो वाटर वाला एरिया, जो कि बहुत ज्यादा वाटर होता था ताकि आसानी से फोर्ट में एंट्री ना हो सके। तो शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मेंट बाय जनपदा? टेरिटरी वेयर पीपल सेटल डाउन। हु रूल्ड द जनपदास? अ राजा और किंग। What does the word Janpada mean? Place where people have set foot and settled. How did Janpadas grow stronger through expansion of trade networks? तो आप बाकी पॉइंट्स भी मेंशन कर सकते हैं। What were Mahajanpadas? Large and powerful kingdoms formed by merging Janpadas. And अगर क्वेश्चन आता है क्या सभी जनपदास मर्ज कर गए थे? We will say no. Some remained as it is. जैसे वो थे वैसे ही वो रहे, सब जनपदास नहीं मर्ज किए थे महाजनपदा बनने के लिए। So how many Mahajanpadas are commonly mentioned? 16 Mahajanpadas. Name 4 powerful Mahajanpadas: Magad, Kosala, Vas and Avanti. Why were many Mahajanpadas located in the Ganga plains? Because of fertile land, iron ore and trade networks helped them grow. What is moat? A deep water-filled ditch around a fort or city for protection.
Why are gateways kept narrow? To control movement of people and good entering or leaving the city. What protected Mahajanpadas? Capitals, fortified walls and moats. What is special about many ancient capitals today? Many continue to exist as modern cities. आज भी कुछ महाजनपदास आपको मॉडर्न सिटीज की तरह एग्जिस्ट करते हुए देखेंगे। अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन क्या था? डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी के आगे, जिसमें लोगों को अपनी आवाज रखने की, अपनी बात रखने का मौका मिलता है। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नेंस इन विच पीपल हैव द राइट टू से। ओके, तो पहले टाइम पे कैसा डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन था? उस टाइम पे हमारे पास सभा या समिति हुआ करती थी। ईच जनपदा हैड असेंबलीज कॉल्ड सभा और समिति। सभा और समिति नाम से पता लग रहा है इस काइंड ऑफ काउंसिल और अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स जहाँ पे लोग डिस्कस करते हैं। These were called councils where important matters of the clans or kingdom were discussed. यहाँ पे ये सारे important matters को discuss किया जाता था। The words सभा और समिति are first found in Vedas, the oldest Indian text. तो इन words का कहाँ mention देखने को मिलता है? वेदास में देखने को मिलता है, जो कि हमारे oldest Indian ancient text है। Members of the assembly कौन कौन होता था? Mostly elders of the clan and experienced and respected people. तो काफी ओल्ड मेंबर्स होते थे उसके अंदर, एंड जो एक्सपीरियंस लोग होते थे, जो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड होते थे, वो मेंबर्स हमारे सभा या समिति में होते थे। एंड अब रोल ऑफ राजा, जब हमारे पास असेंबली है, सभा है, समिति है, तो राजा का क्या रोल है ये तो जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। द राजा वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू रूल अलोन और एक्ट आर्बिट्रली। तो राजा कोई ऐसे नहीं था कि वो अपनी मन मर्जी से जो उनको समझ आए वो रूल करे। आर्बिट्रली मतलब रैंडमली कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। उनको उनको सुपरवाइज करने के लिए असेंबली के लोग, सभा के लोग होते ताकि वो उनको गाइड कर सके। अगर वो कोई डिसीजन सही नहीं ले पा रहे तो वो उनको सजेस्ट कर देते कि आपको क्या करना चाहिए। A good ruler was supposed to take advice from assemblies, consult ministers and administrators, listen to elders before making decision. तो एक अच्छे रूलर की खास बात क्या है कि वो सारे असेंबली के लोगों को सुने, उनकी बात एडवाइस ले, अपने मिनिस्टर से कंसल्ट करें एंड जो एल्डर्स थे उनकी बात को सुने, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर्स। एक्सपीरियंस वाले लोगों से अगर वो बातें पूछेंगे, उनसे एडवाइस लेंगे, तो अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद रखना बहुत जरूरी है, some texts mention that an incompetent ruler could even be removed by the Senate. तो कुछ टेक्स्ट में आपको ये देखने को मिलता है कि क्योंकि अगर कोई राजा अच्छे से रूल नहीं कर पा रहा तो जो असेंबली के लोग थे वो राजा को हटा भी सकते हैं, बट दिस इज नॉट, हर जगह मेंशन नहीं है, और ऐसा कोई लॉ भी नहीं था कि ऐसा होगा तो लाइक हटा ही दिया जाएगा। However, historians say evidence from this period is incomplete. इस बात पे जो है हमारे पास कंप्लीट एविडेंस नहीं है, सो दिस मे नॉट हैव बीन अ फिक्स्ड लॉ एवरीवेयर। ऐसा कोई लॉ नहीं था कि ऐसा होना ही है, हमेशा राजा को हटाना ही है, बट ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस या कुछ स्टोरीज सुनने को मिली है कि जहाँ पे राजा को हटा दिया गया था क्योंकि वो अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे थे। अब हम पढ़ेंगे महाजनपदास। महाजनपदास का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था? हमें पता है महाजनपदास क्या था। जो जनपदास थे वो मर्ज हो गए लार्जेस्ट किंगडम्स बनने में। हमारे पास 16 महाजनपदास है, तो हम पढ़ेंगे कि उनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसे था। वो फॉलो करते थे कुछ जगहों पे मोनार्कीज। मोनार्कीज क्या होता है? जिसमें आपकी हेरिडिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेनी महाजनपदास फॉलोड मोनार्किकल सिस्टम। फीचर्स ऑफ मोनार्की क्या होता है? राजा वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी। आपका जो राजा है, जो रूलर, वो सुप्रीम अथॉरिटी, सपोर्टेड बाय मिनिस्टर्स एंड असेंबलीज। उनको कौन गाइड कर रहा होता है, कौन सपोर्ट कर रहा होता है? आपके मिनिस्टर्स एंड असेंबलीज। पोजिशन वॉज हेरिडिटी, मतलब राजा का बेटा राजा, ऐसे ही होता रहता था। सन यूजली बिकेम द नेक्स्ट रूलर। अब जो ये रूलर था उसकी क्या ड्यूटीज होती थी? कलेक्ट टैक्सेस एंड रेवेन्यूज, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, बिल्ड स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन, मेंटेन आर्मी, डिफेंड टेरिटरी और फाइट वॉर्स। तो अब राजा है तो उनको ये सारे काम जो थे, उनके जो ये फंक्शन थे, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पावरफुल मोनार्कीज आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? मगध में, क्योंकि मगध एक बहुत ज्यादा पावरफुल किंगडम है, तो वहाँ के जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहा होगा। तो ये आज के टाइम पर अगर आप मगध को एक्सपीरियंस करना चाहते तो मॉडर्न टाइम्स में ये बिहार में लोकेटेड है। उसाला उत्तर प्रदेश में है, अवंती आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। एंड गना, कुछ जगहों पे गना एंड संघ का भी प्रचलन था, मतलब ये वाली जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम था ये भी यूज होता था। ये हमारा अर्ली डेमोक्रेटिक सिस्टम था। जैसे कि हमें पता है डेमोक्रेटिक सिस्टम मतलब पीपल हैव द राइट टू से। तो गण संघ में क्या होता था? लोकल पीपल अपनी बात रखते थे। सब महाजनपदास हैड अ डिफरेंट सिस्टम। कुछ जगहों पे तो मोनार्की बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट थी, पर कुछ जगह पे आपको ये वाला सिस्टम भी देखने को मिलता है, जैसे कि वज्जी या फिर वृज्जी भी कहते हैं इसे, और मल्ला। दीज वर कॉल्ड गनास और संगस। तो इन जगहों पे आपको
वज्जी और मल्ला में देखने को मिलता है गण और संघ वाला सिस्टम। फीचर्स क्या थी गण और संघ की? असेंबलीज हैड मोर पावर, यहाँ पे असेंबली के पास ज्यादा पावर होती थी। इंपॉर्टेंट डिसीजन टेकन थ्रू डिस्कशन, लोग डिस्कस करते थे, जो एल्डर मेंबर्स होते थे, रिस्पेक्टेड मेंबर्स होते थे, वो डिस्कस करते थे एंड फिर जाके डिसीजन लिया जाता था। वोटिंग यूज्ड व्हेन नीड, कभी कभी वोटिंग्स भी हुआ करती यहाँ पे। असेंबली सिलेक्टेड द रूलर, फिर रूलर को भी सिलेक्ट करते थे। और फिर रूलर को भी ऐसा, जैसा हमने पढ़ा कि रूलर कुछ भी अपने आप नहीं कर सकते थे, वो क्या करते थे, वो डिस्कस करते थे, एडवाइस लेते थे असेंबली मेंबर से, फिर जाके एक रूल बनाते थे। तो दीज स्टेट्स वर नॉट मोनार्किस, ही मोनार्किस नहीं थे, भले ही यहाँ पे रूलर है पर ऐसा नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा होगा। यहाँ पे वो देखते थे कि कौन जो हमारे किंगडम में कौन ऐसा इंसान है जो कि अच्छे से रूल कर सकता है या फिर जिसकी कैपेबिलिटीज अच्छी हैं, जो कि अच्छे से सब कुछ मेंटेन कर सकता है, तो ये उसको सिलेक्ट करते हैं। Why are they important? Because scholars call them early republic. हम क्यों पढ़ रहे हैं गणा संघ के बारे में? क्योंकि जो स्कॉलर्स है वो उसको कहते हैं अर्ली रिपब्लिक। आज का जो रिपब्लिक सिस्टम आप देख रहे हैं, तो उसकी जो नींव रखी होगी, उसका जो बेस है वो हमारे पास से आता है। तो ये जो हमारा सेकेंड अर्बनाइजेशन में जो हमें ये इंसिडेंट देखने को मिलता है गणा और संघ का, तो ये हमको एविडेंस देता है कि हमारे जो सिस्टम है, जो गवर्नेंस सिस्टम, कितने पुराने चलते हैं आ रहे हैं, क्या क्या इवोल्यूशन हुआ है उसके टाइम में, तो हम उसकी हिस्ट्री ट्रेस कर सकते हैं। दे आर कंसिडर्ड अमंग द अर्लीस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। तो अगर हम डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करें तो सबसे पुराना, अगर आपको कोई मेंशन करना तो आप संघ और गणास को मेंशन कर सकते हैं। नाउ हम माइंड मैप देखेंगे टू रिवाइज एवरीथिंग। जनपदास थे, वहां पे आपको देखने को मिलते हैं सभा एंड समिति। असेंबलीज डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर्स, राजा टुक एडवाइस फ्रॉम एल्डर्स, सम रूलर्स कुड बी रिमूव्ड। महाजनपदास डेवलप, फिर महाजनपदास बने आपके टू पॉलिटिकल सिस्टम। महाजनपदा में आप टू पॉलिटिकल सिस्टम देखते हैं, वहीं जनपदा में सिर्फ आपको एक पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिला था, जो कि था सभा और समिति का। ठीक है, महाजनपद अभी एडवांस हो चुके हैं, इनके पास ज्यादा डाइवर्सिटी है, ज्यादा वेराइटी है, तो यहाँ पे आपको टू पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिलते हैं। एक है मोनार्की जहाँ पे रूल बाय किंग एंड दूसरा है गना या संघ, मतलब असेंबली रूल। तो मोनार्की क्या है? हेरिडिटी रूलर, टैक्सेस एंड आर्मी, एंड उसके एग्जाम्पल है मगध एंड कुशाला। तो एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत जरूरी है, मेंशन करना कि कहाँ पे कौन सा सिस्टम यूज होता था। ये अगर आप देते हैं एग्जाम्पल तो बहुत ज्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है आपके अंडरस्टैंडिंग को। एंड गना संगा हमने कहा पढ़ा था, वज्जी एंड माला, वज्जी एंड मला। ठीक है, यहाँ पे वोटिंग भी पॉसिबल थी, डिसीजन बाय डिस्कशन। शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट वर सभा एंड समिति? असेंबलीज और काउंसिल्स वेयर क्लैन मैटर्स वर डिस्कस्ड। तो हमारी असेंबलीज हुआ करती थी जहाँ पे क्लैन के इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस करते थे। वेयर आर द वर्ड्स सभा एंड समिति फर्स्ट मेंशन? कहाँ मेंशन हुए थे? हमारे एंशिएंट वेदास में। Who were usually members of these assemblies? Elders of the clan. और भी आप मेंशन कर सकते हैं रिस्पेक्टेड मेंबर्स, तो ये सब भी मेंशन कर सकते हैं। Was the Raja expected to rule independently? No, he was expected to take advice from assemblies and ministers. अगर आप कोई भी सिस्टम देखें, मोनार्की देखें, उसमें भी ये मेंशन था कि उनको कंसल्ट करना चाहिए अपने एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर्स एंड ऑल से। तो राजा को हमेशा ऐसे नहीं कहा जाता कि वो अपनी मर्जी से ही रूल करे, कहा जाता है कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं उनसे एडवाइस ले, उनके सजेशन को एक्सेप्ट करें। What could happen to an incompetent ruler? According to some texts, the assembly could remove him. अगर वो इनकम्पिटेंट रूलर है तो हम उनको हटा सकते हैं, कुछ टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको ये एविडेंस देखने को मिलता है, बट ये कोई लॉ नहीं था कि ऐसा करना ही जरूरी है। What is monarchy? A system where the king is the supreme ruler. How was the position of king usually decided? It was heredity, usually the king's son become ruler. Usually decided in monarchy system. Okay. नेम 3 पावरफुल मोनार्कीज। कहाँ पे आपको पावरफुल मोनार्कीज देखने को मिलती है? मगध, कुशाला एंड अवंत। व्हाट वर गणास और संघर्ष? महाजनपदास विद असेंबली बेस्ड रूल इंस्टेड ऑफ मोनार्की। तो गणा और संघ कहाँ थे? महाजनपदास में, जहाँ पे असेंबली बेस्ड रूल था, ना कि मोनार्की। विच महाजनपदा फॉलो द गणा संघा? वज्जी एंड बल्ला। हाउ वर important decisions taken in Gana Sanghas? कैसे? Through discussion and voting. Why were Gana Sanghas called early republics? Because assemblies selected rulers and took major decisions democratically. एंड हम अब बात कर रहे हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन की, तो वहां पे अभी हमने देखा कि उनकी पॉलिटिकल स्पेयर्स में क्या क्या फॉलो होता था, कैसे कैसे पॉलिटिकल चलाते थे वो अपना, कैसे कैसे वो गवर्नेंस फॉलो करते थे। तो अब हम पढ़ेंगे कि सेकेंड अर्बनाइजेशन में आप क्या क्या इनोवेशंस देखने को मिलती है।
एज ऑफ ग्रेट चेंजेस। तो इस एज को बोला जाता है कि काफी अच्छे अच्छे चेंजेस हुए, काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं, अच्छे मतलब अच्छे और थोड़े एडवांस चेंजेस। तो हम पढ़ेंगे क्या क्या। The period of the Janpadas and Mahajanpadas brought major changes that deeply influenced Indian civilization and continue to affect India for centuries. तो ऐसे चेंजेस यहाँ पे देखने को मिले जो कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं हमारी सिविलाइजेशन को, और आज तक उन चेंजेस की वजह से आपको काफी देखने को मिलता है कि काफी चेंज आया है। अगर वो चेंजेस वहां नहीं हुए होते तो आज जैसे आप लिव कर रहे हैं, जैसे आपकी लाइफस्टाइल, तो शायद थोड़ा डिफरेंट हुआ होता, थोड़ा डिफरेंस आया होता। जैसे कि न्यू स्कूल्स ऑफ थॉट्स। पहली बात तो स्कूल्स ऑफ थॉट्स क्या होते हैं। स्कूल ऑफ थॉट इट्स नॉट कि स्कूल जहाँ आप पढ़ने जाते हैं। बेसिकली स्कूल क्या होता है, अगर हम स्कूल्स ऑफ थॉट्स कहते हैं, बेसिकली सोचने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से स्कूल्स ऑफ थॉट्स को आप ऐसे कह सकते हैं वे ऑफ थिंकिंग, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, कि आपके सोचने का तरीका अलग है, मेरे सोचने का तरीका अलग है। तो जब काफी लोगों का सोचने का तरीका एक जैसा हो जाता है, जैसे कि मेरी तरह काफी लोग सोच मतलब मेरे ग्रुप कुछ लोग हैं जो मेरी तरह सोचते हैं, तो हम अपना एक काइंड ऑफ ग्रुप बना लेंगे कि हम तो ऐसे एक चीज के ऊपर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है। तो हमारा एक स्कूल ऑफ थॉट बन जाएगा, मतलब वन वे ऑफ थिंकिंग बन जाएगा। एंड आपका कोई और तरीका है सोचने का, और आपने कुछ ऐसे मेंबर्स इकट्ठा कर लिए या फिर कुछ ऐसे लोगों से आप मिले जो आपकी तरह सोचते हैं, जो किसी पॉइंट पे आपकी तरह एकदम बात रखते हैं, उनकी आपकी तरह पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आपका एक अलग थॉट ऑफ स्कूल ऑफ थॉट बन गया। So school of thought क्या होता है, way of thinking. During this period, several important traditions and ideas developed. Late Vedic traditions, Buddhism and Jainism. जैसे कि इस टाइम पे आपको काफी इंपॉर्टेंट ट्रेडिशंस डेवलपमेंट देखने को मिलता है वैदिक ट्रेडिशंस में, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। दीज स्कूल स्प्रेड देयर टीचिंग थ्रू। तो ये जो स्कूल है ये अपनी टीचिंग कैसे स्प्रेड करते थे। वी लर्न इन क्लास 6 एज वेल, स्कॉलर्स के थ्रू, मॉन्क्स के थ्रू, नन एंड पिलग्रिम्स के थ्रू। दे ट्रैवल अक्रॉस इंडिया कैरिंग आइडियाज, टीचिंग एंड लिटरेचर्स। तो ये जो स्कॉलर्स होते थे, मॉन्क्स होते थे, नन्स होते थे, ये क्या करते थे, घूमते थे अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया में या फिर अराउंड द टेरिटरी एंड किंगडम्स। तो क्या करना चाहते थे वो अपने जो भी अपने धर्म की या अपने ट्रेडिशंस को लोगों तक पहुंचाते थे, उनको अपने आइडियाज को, अपने टीचिंग्स को लोगों को बताते थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनको फॉलो कर सकें। एंड इस टाइम पे आपको इंडियन आर्ट में भी काफी ग्रोथ देखने को मिलती है। इंडियन आर्ट ऑल्सो डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड। आर्ट एंड कल्चर वर रिन्यूड एंड लेटर फ्लरिश्ड फर्दर ड्यूरिंग द एज ऑफ एम्पायर्स। तो काफी फ्लरिशमेंट देखने को मिलता है आपको कि काफी अच्छा हो रहा है सब कुछ यहाँ पे। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बात करते हैं अगर आप, तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आयरन मेटलर्जी का। तो आयरन बहुत ज्यादा यूज होने लगा था इस टाइम पे। द सेकेंड अर्बनाइजेशन सॉ अ मेजर टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट फ्रॉम कॉपर ब्रोंज टू आयरन। जैसे कि ये हमें कॉपर एंड ब्रोंज हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे मिला था, एंड अब आपको शिफ्ट कहाँ मिल गया, आयरन की तरफ। डेवलपमेंट ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी। इस टाइम पे इन्होंने आयरन की टेक्नोलॉजी की कैसे आयरन को आप ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं, वो भी उसके ऊपर भी काम कर लिया था। आयरन एक्सट्रैक्शन एंड शेपिंग टेक्निक्स इम्प्रूव। तो आयरन को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आयरन को निकालते हैं, ओर से निकालते हैं, तो एग्जैक्ट आयरन तो मिलता नहीं, एक ओर मिलता है आपको। जो आप माइनिंग करते हैं उसमें आपको एक ओर मिलता है। इसमें आयरन के अलावा और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत ज्यादा मेटल्स होते हैं। तो हमें जो चाहिए होता है हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें हम। सो उसको हम ओर को यूज करते हैं, उसको ज्यादा मतलब टेक्नोलॉजिकली उसको ट्रीट करते हैं, ताकि हमें जो चाहिए मटेरियल, जो मेटल चाहिए वो मिल सके। By the late second millennium BC, iron tools became common. अब इतना ज्यादा आयरन यूज होने लगा था कि by the late second millennium BC क्या हुआ कि अब आयरन टूल्स बहुत कॉमन हो चुके थे। अगर हम इम्पैक्ट देखें आयरन टूल्स का, तो आयरन टूल्स हेल्प इन क्लियरिंग फॉरेस्ट, एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग ऑन अ लार्जर स्केल। तो फॉरेस्ट को लाइक आपकी जो एक्सेस होती हैं या फिर जो टूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा आयरन की वजह से बहुत ज्यादा अच्छे और एडवांस बनने लगे, शार्प होने लगे। एग्रीकल्चर टूल्स भी बनने लगे, फार्मिंग लार्ज स्केल पे इंक्रीज किया उन्होंने। दिस इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन एंड सपोर्टिंग ग्रोइंग सिटीज। तो इसकी वजह से आपको फूड प्रोडक्शन देखने को मिला एंड ग्रोइंग सिटीज में भी काफी हेल्प मिली, जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो आयरन आपको पता है कितना स्ट्रॉन्ग है, तो बिल्डिंग्स में हेल्प किया उसने, टूल्स में हेल्प किया। अब हम पढ़ेंगे आयरन वेपन्स के बारे में। सबसे पहले ये इमेज जो आपको दे रखी है आपकी बुक में, ये क्या है, अ पैनल ऑफ द सांची स्तूपा डिपिक्टिंग अ स्मिथी और मेटल वर्कशॉप। ये एक मेटल वर्कशॉप है। अगर आप इसको ध्यान से तो आपको यहाँ पे एक ह्यूमन फिगर दिख रहा है जो कि कुछ ट्रांसफर कर रहा है यहाँ पे।
एंड यहाँ पे ये फायर है, यहाँ पे कोई इंसान होल्ड कर रहा है, यहाँ पे आयरन दिख रहा है जैसे कि ग्लास। अगर आपने कभी देखा हो कि कैसे एक आयरन की इंडस्ट्री में हॉट किया जाता है लोहे को ताकि आप उसको शेप दे सके, तो वो चीज हो रही है यहाँ पे। कैसे यहाँ पे ये इंसान हैमर का यूज कर रहा है, यहाँ पे भी देखो हैमर का यूज कर रहा है। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़े तो ये एक वर्कशॉप का सीन है। तो आयरन वेपन्स आपके ऐसे यूज होते हैं बिकॉज दे वर लाइटर, शार्पर एंड स्ट्रॉन्गर देन ब्रोंज वेपन। तो आयरन का यूज इतना क्यों बढ़ा? बिकॉज एक तो लाइटर होता था, शार्पर होता था। अगर आपने देखा कि जो आयरन की नाइफ्स होती है, आयरन को आप कितना ज्यादा पतला बना सकते हैं, और जितना ज्यादा कोई मेटल पतला होता है वो उतना ज्यादा शार्प हो जाता है। स्ट्रॉन्गर देन ब्रोंज वेपन्स था ये। एग्जाम्पल स्वॉर्ड्स बनाने के लिए यूज होता था, एरोज, स्पीयर्स एंड शील्ड। तो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा आयरन यूज होने लगा। वॉरफेयर बिटवीन नेबरिंग महाजनपदास may have taken place. Sometimes kingdoms also formed alliance military campaigns. अब इतनी ज्यादा चीजें बन रही हैं, ये सारी चीजें कहाँ यूज हो सकती है? वॉर में। तो काफी वॉर भी इंक्रीज हो गई थी इस टाइम पे। एंड समटाइम्स किंगडम ऑल्सो फॉर्म अलायंसेस, मिलिट्री कैंपेन्स। अब लोग सिर्फ लड़ाई नहीं करते थे, वो कभी कभी अलायंसेस भी बनाते थे, मिलिट्री कैंपेन्स भी बनाते थे। These later helped in the rise of empires. तो जब ये लोग आपस में मिल जाते थे तो और भी बड़े एम्पायर्स को क्रिएट करते थे। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट कॉइन्स इन इंडिया। हमारे जो पहले कॉइन्स थे, ग्रोइंग ट्रेड क्रिएटेड द नीड फॉर कॉइन्स। पहले आपको पता है हम क्या यूज करते थे? हम बार्टर सिस्टम यूज करते थे जिनमें वी यूज टू एक्सचेंज गुड्स। बट आपको पता है बार्टर सिस्टम के बहुत ज्यादा हमको डिसएडवांटेजेस देखने को मिली थी। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी जिसको जो चीज चाहिए होती थी वो मिलती नहीं थी, कभी कभी कोई इंसान को ज्यादा देना पड़ जाता था एक कम चीज लेने में, तो बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज हो रहे थे। तो कौन सा सिस्टम आया था? मनी सिस्टम। तो पहले जो कॉइन्स थे वो हमारे कौन से कॉइन थी? पंच मार्क्ड कॉइन्स। एज द नेम सजेस्ट, उसमें क्या होता था, एक मेटल लिया जाता था जो कि थोड़ा सॉफ्ट होता था, और उसपे एक जो सिंबल होता था वो पंच किया जाता। लाइक इस पे एक सिंबल है जो कि आप पंच कर देंगे सॉफ्ट मेटल में, तो ये आपको कुछ ऐसे दिखने लगेंगे। अ फ्यू पंच मार्क कॉइन्स फ्रॉम वेरियस एंशिएंट सिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो ये सिंपल कॉइन्स होते थे, सिंपल एक मेटल का पीस होता था जिनपे कुछ डिजाइन पंच किए जाते थे ऐसे। ये यूजुअली उस टाइम पे क्या होते थे, जो हमारे अर्लीस्ट इंडियन कॉइन्स थे वो मेड ऑफ सिल्वर होते थे एंड मार्क्ड विद सिंबल्स पंच्ड इनटू देम। दीस आर कॉल्ड पंच मार्क कॉइन्स। लेटर कॉइन्स वर मेड ऑफ कॉपर, गोल्ड, अदर मेटल्स। पहले देखो सिल्वर के कॉइन्स बनते थे, पर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने आपके कॉपर के कॉइन्स भी बनाने लगे और गोल्ड के कॉइन्स भी बनाने लगे वो, एंड अदर मेटल्स को भी यूज करने लगे कॉइन्स बनाने के लिए। अब कॉइन्स की क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो इजियर ट्रेड, एक्सचेंज बिटवीन रीजन्स, ट्रेड विद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यूजुअली ईच महाजनपदा इश्यूड इट्स ओन कॉइन। तो हर महाजनपदा के, जैसे अभी के टाइम पे हर कंट्री का अपना करेंसी होता है, तो उस टाइम पे भी महाजनपदा अपने अपना सिंबल इशू करवाते थे, कॉइन्स बनाते थे। नाउ लेट्स रिवाइज टू माइंड मैप। जनपदा एंड महाजनपदा की एज के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? पहले जनपदा एंड महाजनपदा है, उसमें आपको मेजर चेंजेस देखने को मिले। कहाँ पे? एक तो न्यू आइडियाज में, आयरन यूज में, कॉइन्स में। न्यू आइडियाज की बात करें, कहाँ कहाँ पे आपको आइडियोलॉजिकल शिफ्ट देखने को मिलता है? एक तो बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड लेट वैदिक। एंड अगर आयरन यूज की बात करें तो बेटर फार्मिंग टेक्निक्स में, आयरन वेपन्स एंड मोर प्रोडक्शन में हेल्प मिलती है। एंड कॉइन से क्या हुआ था? आपका ट्रेड इंक्रीज हुआ था, पंच मार्क कॉइन्स बने थे आपके, एंड रीजनल एक्सचेंज भी पॉसिबल हुआ था आपका। एंड मॉन्क्स एंड स्कॉलर वॉरफेयर एंड अलायंसेस। तो जो हमारे न्यू आइडियाज में चेंज आए थे उसमें आपके मॉन्क्स एंड स्कॉलर्स इंक्लूडेड थे, उनका रोल इंपॉर्टेंट था। एंड जो आयरन की वजह से आपके वॉरफेयर एंड अलायंसेस देखने को मिले हमें, उससे क्या हुआ था, ये जो मॉन्क और स्कॉलर्स थे वो क्या करते थे? अपनी टीचिंग्स ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। एंड नाउ आपके बुक में एक क्वेश्चन दे रखा, लेट्स एक्सप्लोर। उसको करने की कोशिश करते हैं। फिल अप द फॉलोइंग टेबल विद अ यस और टिक मार्क और नो और क्रॉस मार्क इन ईच स्क्वायर व्हिच प्रोवाइड्स एन इंटरेस्टिंग कंपैरिजन बिटवीन दीज टू फेजेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो हमने दो फेजेस की बात की, एक फर्स्ट अर्बनाइजेशन एंड सेकेंड अर्बनाइजेशन। तो आपको बताना है कि क्या ये चीजें कौन सी सिविलाइजेशन में मेंशन थी या फिर नहीं थी, ताकि आप एक कंपैरिजन बना सके अपने माइंड में कि क्या क्या फीचर्स हैं दोनों सिविलाइजेशन के। तो गंगा प्लेन क्या फर्स्ट सिविलाइजेशन में हमें देखने को मिला? नो, क्योंकि वो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी और इंडस रिवर के पास थी। पर सेकेंड सिविलाइजेशन में, सेकेंड अर्बनाइजेशन में, यस, मोनेस्ट्रीज। तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन में आपको मोनेस्ट्रीज नहीं देखने को मिलती है, सेकेंड अर्बनाइजेशन में देखने को मिलती है। लिटरेचर,
राइटिंग अनडिसाइफर, वो लोग क्या लिखते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो हम आज तक डिसाइफर नहीं कर पाए। लेकिन जो हमारी सेकेंड अर्बनाइजेशन थी उसमें काफी रिच लिटरेचर देखने को मिलता है जो हम पढ़ भी पाए हैं। ट्रेड, ट्रेड तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी होता है, तो यस। एंड सेकेंड अर्बनाइजेशन में भी बहुत सारा ट्रेड होता था। वॉरफेयर, लिमिटेड एविडेंस, हमारे पास बहुत लिमिटेड एविडेंस है कि वो लोग लड़ाई करते थे कि नहीं, पर हमारे पास सेकेंड अर्बनाइजेशन में है क्योंकि इनके पास आयरन टूल्स आ गए थे जिनकी वजह से वॉरफेयर के चांसेस बहुत बढ़ गए थे। कॉपर एंड ब्रॉन्ज आपको फर्स्ट अर्बनाइजेशन में भी देखने को मिला था एंड उसका यूज आपको सेकेंड सिविलाइजेशन या अर्बनाइजेशन में भी देखने को मिला था। आयरन फर्स्ट अर्बनाइजेशन में तो हमें आयरन के बारे में नहीं मिला था कोई भी एविडेंस, बट सेकेंड अर्बनाइजेशन में यस वी डिड गेट द एविडेंस अबाउट आयरन, एंड आयरन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। Now we will see the short questions and answer. Why is the age of Mahajan thus important? It brought major political, religious, and technological and economic changes. Which new schools of thought emerged during this period? Late Vedic, Buddhism, and Jainism. How were teachings spread across India through scholars, monks, nuns, and pilgrims? Which major metal became important during the second urbanization? Iron. How did iron help agriculture? Iron tools helped clear forests and increase farming. Why were iron weapons important? They were lighter, sharper, and stronger than bronze weapons. What are punch mark coins? Earlier silver coins with punch symbols. Why were coins introduced? Due to growing trade and exchange. Which metals were later used for coins? Copper, gold, and other metals. What did military campaigns and alliance led to? Rise of new kingdoms and empire. ओके, आई होप अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो आपको अच्छे से क्लियर। एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर द वर्ण और द जाति सिस्टम। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। आई होप अभी तक आपको जो भी समझाया अच्छे से समझ आ गया। एंड मैं इतना ज़्यादा डिटेल में इसलिए पढ़ाती हूँ ताकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ जगहों पे ना बच्चों को डाउट आ सकता है एंड बहुत जल्दी आप वो मुझसे नहीं बता सकते अभी तो इसलिए मैं अपनी साइड से जो भी क्लियर कर सकती हूँ और मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने बच्चों के साथ डील किया और मुझे लगता है कि उनको यहाँ पे डाउट आता तो मैं पहले ही वो डाउट आपका क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको चैप्टर समझ आ जाए, ताकि जब आप वीडियो बंद करें तो ऐसा ना हो कि आपने बस चैप्टर पढ़ लिया या फिर अगर आप बुक पढ़ते हैं तो आपको लगे कि बस हमने पढ़ लिया, नहीं, बल्कि आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने और आप कुछ कुछ नॉलेज लेके जाए, कुछ समझ बना के जाए। ऐसा ना हो कि बस पढ़ लिया, बिकॉज इतना तो सफिशिएंट नहीं है, आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। So I hope you enjoyed it. Thank you.